अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का एक समूह बर्फ में ड्रिलिंग कर कोर सैंपल्स निकाल रहा है। जैसे ही ड्रिल नीचे जाती है, उनके कैंप के नीचे की बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं और जल्द ही ड्रिल डूबने लगती है। जेसन भी लगभग उस गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन जैक और फ्रैंक उसे समय रहते पकड़ लेते हैं। फिर जैक दरार के ऊपर कूदकर सैंपल्स लेने का जोखिम उठाता है और जब वो वापस कूदता है तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो गिर जाता है। शुक्र है कि वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके खुद को पकड़ लेता है और उसके दोस्त उसे ऊपर खींच लेते हैं ताकि वे देख सके कि पूरी बर्फ की चादर कैसे टूट रही है। कुछ समय बाद जैक नई दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेता है ताकि वो सभी विश्व नेताओं को बता सके कि पृथ्वी एक नई हिमयुग में प्रवेश करने वाली है जो पूरे ग्रह को जमा देगी। जब राजनेता पूछते हैं कि कितना समय बचा है तो जैक समझाता है कि इसमें कुछ सदियां लग सकती हैं, लेकिन अगर वे जल्द ही जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद नहीं करते तो उनके पोते पोतियों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दुर्भाग्यवश राजनेता इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इससे बहुत पैसा खर्च होगा और जैक के भाषण को सनसनीखेज दावे कहकर खारिज कर देते हैं। इमारत के बाहर लोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रिपोर्टर बर्फबारी पर टिप्पणी करता है जो इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई थी और जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई है। सम्मेलन के बाद जैक टेरी से मिलता है जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। टेरी जैक की बातों से सहमत होता है और वे दोनों साथ में अपने सिद्धांत साझा करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कॉटलैंड में टेरी की निगरानी स्टेशन पर एक कर्मचारी देखता है कि एक बॉय में तापमान में भारी गिरावट आ रही है, लेकिन उसका सहकर्मी सोचता है कि शायद कोई तेज लहर उसे हिला गई होगी। जब टेरी वापस आता है तो वे उसे इसके बारे में नहीं बताते। जापान में सब कुछ एक सामान्य बारिश वाले दिन जैसा लगता है जब अचानक आसमान से विशाल ओले गिरने लगते हैं जो वाहनों और इमारतों को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी ले लेते हैं। अमेरिका में हरिकेन नौलानी के बारे में रिपोर्ट्स ने मौसम विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ये अब तक दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली हरिकेन है और सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के आकाश में असामान्य विशाल तूफान बनते देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच जैक का बेटा सैम अपने दोस्त ब्रायन और अपनी क्रश लॉरा के साथ न्यूयॉर्क जा रहा है। सैम को उड़ान से डर लगता है और जब विमान विशाल तूफान में प्रवेश करता है जिससे वो हिलने लगता है तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। अचानक पायलट घोषणा करता है कि वे कुछ टर्बुलेंस से गुजरेंगे, इसलिए सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं और जैसे जैसे झटके तेज होते जाते हैं और बैग्स गलियारे में गिरने लगते हैं, सब मजबूती से पकड़ लेते हैं। शुक्र है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलता और सैम महसूस करता है कि वो लॉरा का हाथ पकड़े हुए, इसलिए उसे छोड़ना पड़ता है। जब वे न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पक्षियों का एक बड़ा झुंड पश्चिम की ओर उड़ रहा है, जैसे वो किसी चीज से भाग रहे हों। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं। असल में खेतों और चिड़ियाघरों में जानवर भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वे डरे हुए हों। सैम और उसके दोस्त प्रतियोगिता में जाते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सैम ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि दूसरी स्कूल का एक लड़का जेडी लगातार लॉरा के साथ फ्लर्ट कर रहा है। बाद में मॉनिटरिंग स्टेशन में टेरी आखिरकार उस बोया को नोटिस करता था जो समुद्र के तापमान में गिरावट दर्ज कर रहा था। कर्मचारी उसे बताता है कि उसने पिछले दिन क्या देखा था, लेकिन जल्द ही वे दोनों ये पता लगाते हैं कि कई बुआए एक जैसी रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये कोई खराबी नहीं है। टेरी फैसला करता है कि वो जैक को फोन करे और उसे बताए कि उसकी थ्योरी बहुत तेजी से सच हो रही है, जो कि पिछले 10,000 सालों में यानी पिछली हिमयुग के बाद से कभी नहीं हुआ। इस परिदृश्य को प्लॉट करने में सक्षम एकमात्र पूर्वानुमान मॉडल जैक का ही है। जब न्यूज़कास्ट ये जानकारी दे रहे हैं कि हरिकेन नौलानी और भी खराब होता जा रहा है और कोस्ट गार्ड ने समुद्र तट बंद कर दिए हैं, उसी समय कैलिफोर्निया के एक मौसम निगरानी केंद्र में एक तकनीशियन काम करने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त है। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है, लेकिन वो तो सफाई कर्मी निकलता है। उसी समय फोन बजता है और तकनीशियन को एलए के एक रिपोर्टर से आपातकालीन कॉल आती है जो बताता है कि वहां गोल्फ बॉल के आकार के ओले गिर रहे हैं। तकनीशियन टीवी चेक करता है और पता चलता है कि एलए में एक टॉर्नेडो बनना शुरू हो गया है, इसलिए वो अपने बॉस को फोन करके उसे चेतावनी देता है। वो आदमी बाहर जाता है और देखता है कि टॉर्नेडो औसत से कहीं बड़ा है। फिर से जैक की ओर लगते हैं। वो और उसके सहकर्मी न्यूज हेलीकॉप्टरों की रिपोर्ट देखते हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे कई टॉर्नेडो बहुत तेजी से एलए के चारों ओर बन रहे हैं और अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर रहे हैं। लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े बड़े वाहन भी उड़ जाते हैं और जल्द ही इमारतें भी गिरने लगती हैं। मौसम निगरानी केंद्र पर भी हमला होता है और बाद में वे मुश्किल से ही खंडरों पर खड़े हो पाते हैं। जल्द ही राष्ट्रपति सभी हवाई यातायात को निलंबित करने का आदेश देते हैं, लेकिन 2 विमान समय पर वापस नहीं आ पाते और मिडवेस्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी के ऑफिस ऑफ ग्लोबल चेंज में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है और वे दुनिया भर से अजीब और हिंसक मौसम की रिपोर्ट साझा करते हैं। टेरी की पुष्टि के कारण जैक समझा सकता है कि ये सब नॉर्थ अटलांटिक करंट्स की वजह से हो रहा है, जो ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण प्रभावित हो रहे हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वो ये भी बताते हैं कि ये अभी शुरू ही हुआ है और जल्दी ये और भी खराब होने वाला है। हालांकि जलवायु परिवर्तन अभी भी एक सिद्धांत ही है, इसलिए जैक के बॉस उसे सरकार को भेजने के लिए सबूत ढूंढने के लिए 48 घंटे का समय देते हैं। फ्रैंक, जेसन और नासा की मौसम विज्ञानी जेनेट की मदद से जैक एक अच्छा रिपोर्ट तैयार करने के लिए इतनी मेहनत करता है कि वो 24 घंटे तक सोता भी नहीं है। जब वो आखिरकार थोड़ा आराम करता है, उसकी टीम कुछ गणनाएं पूरी कर लेती है और वे ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी पर नई हिमयुग आने में केवल 6 से 8 हफ्ते ही बचे हैं। अगले दिन जैक को सैम का फोन आता है जो बताता है कि वो न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से शहर में बाढ़ आ गई है और कई जगह बंद हो गई। फोन रखने के बाद उसे पता चलता है कि जेडी अपने ग्रुप को अपने शानदार अपार्टमेंट में ठहरने की पेशकश कर रहा है।
हालांकि खराब मौसम अभी तक डीसी नहीं पहुंचा है। लोग पहले ही घबरा गए हैं और सुपरमार्केट्स में लूटपाट कर रहे हैं। जैक उपराष्ट्रपति से मिलने जाता है और उसे बताता है कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उन्हें तुरंत निकासी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसी दौरान उत्तरी यूरोप में पिछले 24 घंटों से पागलपन की रफ्तार से बर्फबारी हो रही है और रुकने का कोई संकेत नहीं है। रॉयल फैमिली को बचाने के लिए एक सर्च और रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टरों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और वे तूफान के केंद्र में उड़ जाते हैं। जल्दी हेलीकॉप्टरों के उपकरण और ब्लेड जमने लगते हैं, जिससे वे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सिर्फ एक पायलट ही बच पाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर झांकता है वो ठंड से जमकर मर जाता है। एरी इस घटना के बारे में सुनता है और गोपनीय डेटा जैक को भेजता है, क्योंकि उसके पास इसे विश्लेषण करने के लिए ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर है। इसी तरह वे ये पता लगाते हैं कि जमीन के ऊपर एक हरिकेन बन रहा है, जो कि सामान्यतः नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में पहले ही 3 दिन से बारिश हो रही है और सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और अब पानी सड़क के मैनहोल से बाहर निकल रहा है। कनाडा में समुद्र कुछ ही सेकंड में 25 फीट ऊपर उठ गया और वहां भी भयानक तूफान आ गए हैं। असल में एक उष्णकटिबंधीय हरिकेन की भी खबरें आ रही हैं। सैम और उसके दोस्त ये खबरें टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी बिजली चली जाती है और जेडी घोषणा करता है कि वो अपने भाई को लेने जाना चाहता है, इसलिए वो समूह को भी साथ ले जाने की पेशकश करता है। जब वो इमारत से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि शहर में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है और बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब स्थानीय चिड़ियाघर के कर्मचारी ये पता लगाते हैं कि भेड़िए भाग गए हैं। कई लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय में छुपने के लिए भाग रहे हैं, हालांकि एक बेघर आदमी को उसके कुत्ते की वजह से अंदर जाने नहीं दिया जाता। पानी की वजह से गाड़ियां अब आगे नहीं बढ़ सकती और बहुत से लोग अपनी कारों में ही फंस जाते हैं। सैम का समूह भी लाइब्रेरी की ओर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन लॉरा एक कार में फंसे परिवार की मदद करने के लिए रुक जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। अचानक कहीं से एक विशाल सुनामी आ जाती है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से टकराती है, फिर धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। सैम वापस सड़क पर दौड़ता है, लॉरा को पकड़कर लाइब्रेरी के अंदर ले आता है, ठीक उसी समय जब लहर उस इलाके को ढक लेती है और लाइब्रेरी की पहली मंजिल तक भी पहुंच जाती है। कुछ ही पलों बाद जैक अपनी गणनाएं पूरी करता है और टेरी को फोन करके बताता है कि हवा बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, जिससे कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में तूफान बन रहे हैं, जो और बड़े होते जा रहे हैं और जल्द ही अन्य इलाकों तक पहुंच जाएंगे। उनका 6 हफ्तों का अनुमान गलत साबित हुआ है। नई हिमयुग की शुरुआत होने में अब सिर्फ 48 घंटे के लगे। वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वे केवल लोगों की जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसी समय जैक को न्यूयॉर्क में हो रही घटनाओं की सूचना मिलती है और वो अपनी पत्नी लूसी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। न्यूयॉर्क में सभी बचे हुए लोग, जिसमें कुत्ता भी शामिल है, लाइब्रेरी में आरामदायक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए सैम एक पे फोन ढूंढने निकलता है। वो एक बाढ़ग्रस्त मंजिल पर उतरकर उसे ढूंढता है और तुरंत अपने माता पिता को फोन करता है कि वो ठीक है। जैक उसे असली हालात के बारे में बताता है और अपने बेटे से अंदर ही रहने को कहता है, क्योंकि तूफान और भी भयानक होने वाला है और बाहर जो भी जाएगा वो ठंड से मर जाएगा। इस मंजिल पर पानी हर सेकंड बढ़ता जा रहा है और बाढ़ छत तक पहुंच जाती है, जिससे कॉल कल जाती है। एक पल के लिए लॉरा को लगता है कि सैम डूब गया है, लेकिन सौभाग्य से वो तैरकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर लॉरा सैम के लिए सूखे कपड़े ढूंढती है और उसे अपनी गर्मी देने के लिए गले लगाती है। कुछ ही पलों बाद सभी लोग एक अजीब सी आवाज सुनते हैं और जब वे बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक मालवाहक जहाज बाढ़ से भरी सड़कों पर तैरता हुआ आ रहा है, जो रास्ते में आने वाली गाड़ियों को कुचलता जा रहा है। इसी बीच जैक फैसला करता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसका बॉस जानता है कि वो उसे रोक नहीं सकता, लेकिन पहले वो उससे कहता है कि एक बार फिर सरकार से कोशिश करे, क्योंकि इस बार उनकी खुद राष्ट्रपति के साथ मीटिंग है। मीटिंग के दौरान जैक एक प्रभावशाली प्रस्तुति देता है और सुझाव देता है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को जितना हो सके दक्षिण की ओर जाना चाहिए, शायद मैक्सिको तक भी। उपराष्ट्रपति एक बार फिर जैक की हर बात को नकार देते हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति की टीम उन्हें जल्दी से डांट देती है कि उन्होंने समय रहते इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। योजना को आसान बनाने के लिए जैक अमेरिका के नक्शे पर एक रेखा खींचता है, जिसमें वो उन सभी लोगों को दिखाता है जिन्हें अभी भी निकाला जा सकता है, और समझाता है कि अफसोस, जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस क्षेत्र में जाने वाला कोई भी व्यक्ति जम जाएगा। जैक के जाने के बाद उपराष्ट्रपति एक बार फिर निकासी का विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनकी बात अनसुनी कर देते हैं और जैक की योजना को मंजूरी दे देते हैं। एरी के स्टेशन में वापस बिल्डिंग की बिजली चली जाती है और टीम ये सोचकर पीने का फैसला करती है कि उन्हें बचाया नहीं जाएगा। न्यूयॉर्क में भी लाइब्रेरी की बिजली चली गई है। बेघर आदमी देखता है कि बाढ़ का पानी जम गया है और लोग इस मौके का फायदा उठाकर बर्फ पर चलकर दक्षिण की ओर जा रहे हैं, इसलिए लाइब्रेरी में बचे हुए लोग भी वही करने की तैयारी करने लगते हैं। सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जैक की कही बात बताता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और वैसे ही निकल जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा समूह पीछे रह जाता है और क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है, उनके पास जगह को गर्म रखने के लिए किताबें जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वे खाने के लिए वेंडिंग मशीनें भी तोड़ते हैं और कालीनों का इस्तेमाल कंबल की तरह करते हैं। शहर के बाहर लोग ठंड से परेशान हैं और लाइब्रेरी छोड़ने का पछतावा कर रहे हैं। उनमें से कुछ की तो मौत भी होने लगी है। इसी बीच मैक्सिको अपनी सीमाएं बंद कर देता है, क्योंकि वो और अधिक अमेरिकी शरणार्थियों को संभाल नहीं सकता। सारी सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, इसलिए लोग मैक्सिको पहुंचने के लिए नदी पार करके अवैध प्रवासी बन जाते हैं। कुछ घंटों बाद ट्रैफिक आखिरकार फिर से चलने लगता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक समझौता कर लिया है। वो सीमाएं खोलने के बदले में पूरे लैटिन अमेरिकी कर्ज को माफ कर देंगे। डीसी के एक अस्पताल में लूसी अपने एक मरीज को पढ़कर सुना रही होती है, तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है।
लोग घबरा रहे और भाग निकले, इसलिए अब कोई एम्बुलेंस नहीं बची है। एक सहकर्मी कहता है कि एक पुलिस वाले के पास स्नोप्लो है जो मदद कर सकता है, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस के अलावा किसी और चीज में नहीं ले जाया जा सकता। लूसी अपनी सहकर्मी से कहती है कि वो चली जाए, जबकि वो खुद बच्चे के साथ रुकती है ताकि सही मदद का इंतजार कर सके। जैक की बात करें तो वो हैरान रह जाता है जब फ्रैंक और जेसन उसे सैम को बचाने में मदद करने के लिए आ जाते हैं। अंटार्कटिका के लिए बनाए गए वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए वे अपने ट्रक में जमी हुई जमीनों को पार करते हैं, लेकिन आखिरकार उनका वाहन एक रोड ब्लॉक से टकरा जाता है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उन्हें बर्फ के जूते पहनकर और एक रस्सी से जुड़े रहकर पैदल ही आगे बढ़ना होगा। वे कुछ घंटों तक लगातार चलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बर्फ के कारण उन्हें पता नहीं चलता कि वे किस पर चल रहे हैं, और एक मौके पर वे एक इमारत के ऊपर से गुजर जाते हैं। कांच टूट जाता है और फ्रैंक तुरंत नीचे गिर जाता है, जिससे बाकी लोग भी उसके साथ खिंच जाते हैं। जैक एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी से गिरने को रोक लेता है, लेकिन उसके नीचे का कांच भी अब दरकने लगा है। सबसे पहले फ्रैंक रस्सी का सिरा काटता है ताकि उनका मुख्य सामान वाला बैग अलग हो जाए, लेकिन ये काफी नहीं होता, इसलिए फ्रैंक अपनी रस्सी भी काट देता है। उसके दोस्त चिल्लाते हैं, जबकि फ्रैंक गिरकर अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद जैक और जेसन रात बिताने के लिए एक टेंट लगाते हैं। अस्पताल में आखिरकार एक एम्बुलेंस आती है जो लूसी और मरीज को लेने के लिए तैयार होती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को भी निकाला जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उपराष्ट्रपति को खबर मिलती है कि राष्ट्रपति तूफान में फंस गए और बच नहीं सके। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री देखते हैं कि एक विशाल बादल पूरे ग्रह को ढक रहा है, और वे कुछ तस्वीरें लेकर जेनेट को भेजते हैं। जैसे ही जेनेट ये तस्वीरें देखती है, वो भविष्यवाणी करती है कि कनाडा का तूफान 1 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचेगा। पुस्तकालय में लॉरा सो नहीं पा रही है, इसलिए सैम उससे बातें करता है और आखिरकार अपने जज्बात कबूल करता है। लॉरा जवाब में उसे चूम लेती है। सुबह समूह को पता चलता है कि लॉरा बुखार के कारण बेहोश हो गई है। वे एक दमा की किताब में लक्षण देखते हैं और उसकी टांग की जांच करते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि पिछले दिन की चोट से उसे खून का संक्रमण हो गया है। किताब में लिखा है कि उसे तुरंत पेनिसिलिन चाहिए, वरना उसकी टांग काटनी पड़ सकती है। इसलिए सैम दवा खोजने के लिए कार्गो जहाज में जाने का फैसला करता है, और ब्रायन और जेडी मदद के लिए आगे आते हैं। तीनों जल्दी ही जहाज तक पहुंच जाते हैं, इस बात से अनजान कि चिड़ियाघर से भागे भेड़िए उनकी गंध पकड़ रहे हैं। इन्फर्मरी का दरवाजा बंद है, इसलिए सैम एक गलियारे की खिड़की से बाहर जाता है और दीवार के चारों ओर सावधानी से चढ़ता है। वो इन्फर्मरी की खिड़की तोड़ता है और अंदर आता है, जहां वो अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोलता है और ब्रायन को पेनिसिलिन मिल जाती है। सैम तुरंत वापस जाना चाहता है, लेकिन ब्रायन और जेडी कहते हैं कि उन्हें खाना भी ले लेना चाहिए। जब वे रसोई में होते हैं, तभी अचानक भेड़िए उन्हें ढूंढ लेते हैं और जहाज में उनका पीछा करने लगते हैं। एक भेड़िया जेसन की टांग पर काट लेता है, तो सैम उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक वो उसके दोस्त को छोड़ नहीं देता, और वे लोग पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं। उसी समय तूफान की आंख आखिरकार न्यूयॉर्क को ढक लेती है। सैम ये देखता है और एक योजना बनाता है। वो भेड़ियों को कमरे से बाहर लुभाएगा ताकि उसके दोस्त दरवाजा बंद कर सके। फिर सैम दीवार के बाहर से होकर खिड़की का दोबारा इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन गलती से टूटे हुए कांच पर पैर रख देता है और भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर जल्दी आकर्षित कर लेता है। वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, और कुछ मोड़ लेने के बाद वो भेड़ियों को एक गलियारे में फंसाकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। भेड़िए गलियारे के दूसरे छोर पर रसोई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रायन और जेडी ने वो दरवाजा भी पहले ही बंद कर दिया है, और अब वे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वे सारा सामान और घायल जेडी को एक नाव पर रखते हैं और उसे जहाज से बाहर खींचते हैं। ठीक उसी समय उनके चारों ओर की इमारतें जमने और गिरने लगती हैं। ब्रायन और सैम को जेडी को उठाना पड़ता है और वे लाइब्रेरी की ओर भागते हैं, जहां वे बाकी इमारत के जमने से ठीक पहले गर्म कमरे में पहुंच जाते हैं। समूह तुरंत आग को और तेज करने में लग जाता है। जमी हुई धरती पर जैक और जेसन चलते रहते हैं, लेकिन आखिरकार जेसन थकावट के कारण गिर जाता है और जैक को उसे बर्फ में घसीटना पड़ता है। जब वो तूफान की आंख को खोजता है, तो तुरंत बर्फ में खुदाई शुरू कर देता है और एक खुला वेंट ढूंढता है, जिसमें वो जेसन और खुद को फेंक देता है, ठीक उसी समय जब ये इलाका भी जमने वाला होता है। कुछ घंटे बाद जेसन जागता है और देखता है कि टेंट लगा हुआ है और कुछ जगहों पर आग जल रही है। जैसे ही जैक उसे देखता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। जेसन की ये बात नहीं सुनता कि इंतजार किया जाए, क्योंकि जैक को लगता है कि सैम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जैक और जेसन जब तूफान में चलते हैं, तो उन्हें हर जगह जमी हुई लाशें मिलती रहती है। वे केवल रात में टेंट में सोने के लिए रुकते हैं, और जैक कहता है कि मानवता ने एक हिमयुग झेला है, लेकिन अगर वे अब से ज्यादा सतर्क नहीं रहे तो इस बार वे नहीं बच पाएंगे। कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन देखता है कि यूरोप में तूफान कम हो रहा है, और आखिरकार वे फिर से जमीन देख पाते हैं। इसी समय जैक टेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान साफ हो गया है। अब जैक और जेसन के लिए चलना आसान हो गया है, और वे जल्दी ही न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से जमी हुई है और कई जहाज बर्फ में फंसे हुए हैं। जब जीपीएस ये दिखाता है कि वे लाइब्रेरी के ऊपर खड़े हैं, तो जैक ये सोचकर टूट जाता है कि उसका बेटा शायद बर्फ में दब गया है। हार मानने से इनकार करते हुए दोनों किसी तरह बर्फ में एक रास्ता ढूंढ लेते हैं और एक खिड़की के जरिए इमारत में प्रवेश करते हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं, तो उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन आखिरकार वे एक दरवाजे के नीचे से रोशनी देखते हैं और उसे खोलते हैं, जहां वे समूह को जीवित और सुरक्षित पाते हैं। यहाँ तक कि लॉरा भी अब बेहतर महसूस कर रही है। सैम और जैक जल्दी से एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में मिल जाता है। कुछ समय बाद मेक्सिको में उपराष्ट्रपति ने नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है, और जब उन्हें लाइब्रेरी में बचे लोगों के बारे में पता चलता है, तो वे टीवी पर घोषणा करते हैं कि वे गलत थे और अब वे उत्तरी राज्यों में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू करेंगे।
जल्दी हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और समूह को, जिसमें कुत्ता भी शामिल है, वहां से ले जाते हैं। उन्होंने अन्य इमारतों में भी कई जीवित बचे लोगों को पाया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि ये अब तक की सबसे साफ हवा है जो उन्होंने देखी है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।